उनकी समझ का स्तर है, क्योंकि उनके पास लोगों के लिए कुछ प्लान तो है नहीं। उसी वक्त जॉब्स को प्रायोरिटी देते हुए पूरी दिल्ली में 12 लाख जॉब्स, आपको पता है आपकी सरकार नहीं आ रही है तो आप कुछ झूठ तो अगर मांगे गए थे तो तभी बोल देते हैं, अब टिकट नहीं मिला उसके बाद बोल रहे हो तो आपकी सारी बात की क्रेडिबिलिटी वहीं खत्म हो जाती है। उस दिन आप कह रहे हो नहीं केजरीवाल चोर है, भी मुख्यमंत्री चुनने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं राकेश मोहन सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। दर्शकों, दिल्ली की चुनावी सरगर्मियां तेज हैं, हर दल अपने अपने वादे कर रहा है। इन तमाम वादों दावों के बीच में आज हमारे साथ एक ऐसे मेहमान हैं जो दिल्ली के शिक्षा क्रांति के पुरोधा कहे जाते हैं, ध्वजवाहक कहे जाते हैं, दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पटपड़गंज के मौजूदा विधायक और जंगपुरा से मौजूदा प्रत्याशी मनीष सिसोदिया जी। सर, बहुत आपका हार्दिक स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। सर, सबसे पहले तो एक रवायती सवाल है, लगातार आप कैंपेनिंग कर रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? जंगपुरा नई सीट है, क्या चुनौतियां हैं या सब कुछ माहौल ठीक है, पक्ष में है? नहीं, देखिए, माहौल तो आम आदमी पार्टी के पक्ष में पूरी दिल्ली में है। पूरी दिल्ली में अभी ये माहौल है कि एक सामान्य जो चर्चा होती है राजनीतिक गलियारों में, चुनाव बस 7-8 दिन दूर है, कि भाई सरकार तो केजरीवाल जी की बन रही है। इवन बीजेपी के लोग भी कह रहे हैं कि जी सरकार तो केजरीवाल जी की बन रही है, बस 2-4 सीट कम हो जाएंगी, तो बेचारा अपना मन रखने के लिए ऐसा कह रहे हैं, और हो भी जाएंगे, हो सकता हो, या हो सकता है 2-4 सीटें ज्यादा हों। तो एक माहौल ये है कि सरकार तो बन रही है। जंगपुरा में भी वही माहौल है कि सरकार तो केजरीवाल जी की बन रही है। तो एक ओवरऑल दिल्ली का ये माहौल है। विशेष रूप से जंगपुरा की मैं बात करूं तो जंगपुरा में, क्योंकि मैंने शिक्षा मंत्री के रूप में काम किया, मैं लोगों के साथ इंटरेक्ट करता था, मैं स्कूलों में खूब आया। यहाँ बच्चे वो बड़े हो गए हैं जो मुझे स्कूलों में मिलते थे। यहाँ पे इत्तेफाक से जंगपुरा के, और ख़ास तौर से जंगपुरा का जो कोर एरिया है, आश्रम और लाजपत नगर से लेके, यहाँ के लोगों के लिए मेरे मिनिस्टर रहते हुए, मेरे सरकार में रहते हुए, और मैं उस वक्त पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर भी था जब यहाँ एक अंडरपास बना, बहुत बड़ा हेडेक था। यहाँ पे एक आश्रम फ्लाईओवर बना, ये जो आपका ऑफिस के बाहर, हाँ, एक तो ये आश्रम, नहीं, एक अंडरपास बना जो इधर आश्रम चौक पे है। इसके साथ साथ एक जो किलोकरी का फ्लाईओवर है जो नया बनाया, इसको बारापुला के साथ में, इसको, और फिर बारापुला से इस एरिया को कनेक्ट करने के लिए एक कलवर्ट हमने बनाया। तो ये सब मेरे समय पे हुआ और यहाँ के लोगों की मांग पे हुआ था। तो यहाँ के लोग, सर, शिक्षा क्रांति में आपने काफ़ी काम किया, शिक्षा में काफ़ी काम किया, और जो आपके प्रोग्राम रहे, बिजनेस ब्लास्टर कार्यक्रम, सबने सराहा। विश्व स्तर पर हर जगह मीडिया कवरेज मिली आपने जो शिक्षा में काम किया। ये सब देखकर लगता है कि दिल्ली में शिक्षा का मौसम गुलाबी है। लेकिन सर, वहीं एक शिक्षा मंत्रालय केंद्र सरकार के द्वारा एक रिपोर्ट जारी होती है और 2023-24 में ये कहा जाता है कि 1621 सरकारी सहायता प्राप्त निजी एनटीएमसी और नगर निगम, अगर सर हम प्राइवेट निजी अस्पताल और एनटीएमसी को छोड़ दें तो 2,47,931 विद्यार्थियों का नामांकन कम हुआ है। केंद्र सरकार ने दिल्ली की शिक्षा में जो बच्चों का ड्रॉप आउट रेट है उस पर अपनी रिपोर्ट 2023-24 में जारी की। इस पर आपको क्या लगता है कि तमाम काम करने के बाद भी क्या वाकई बच्चे स्कूल छोड़कर जा रहे हैं? देखो, 2015 में करीब 14,80,000 बच्चे दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे। वो संख्या बढ़ के अब करीब 18 लाख हो गई है। तो 15 लाख बच्चों से 18 लाख बच्चे यहाँ दिल्ली के स्कूलों में पढ़ रहे हैं, और लगभग मतलब मैं बड़ी फिगर नहीं लूँ तो 3-4 लाख बच्चे ऐसे हैं जो प्राइवेट स्कूल छोड़ के आए हैं। तो 3-4 लाख बच्चे अगर प्राइवेट स्कूल छोड़ के आ रहे हैं तो पेरेंट्स का भरोसा गवर्नमेंट स्कूल पे बढ़ा है। कितने बच्चे 10वीं के बाद पढ़ाई आगे नहीं कंटिन्यू कर रहे, कितने बच्चे 12वीं के बाद नहीं कर रहे या 11वीं के बाद नहीं कर रहे, ये बहुत सारी चीज़ों पर निर्भर करता है। दिल्ली से फैमिलीज माइग्रेट करती हैं, आती हैं, जाती हैं। उन सब के मैथमेटिक्स में हम जाएंगे तो एक अलग डेटा सामने आता है कि कितने लोग एक्चुअली
कितने बच्चे एक्चुअली स्कूल छोड़ के गए, कितने के परिवार यहाँ से छोड़ के किसी और राज्य किसी और शहर में गए हैं, ये बहुत सारे फैक्टर्स पे है। पर मोटे मोटे तौर पे अगर 4-5 लाख बच्चे प्राइवेट स्कूल छोड़ के गवर्नमेंट स्कूल में आ रहे हैं तो ये एक बड़ी चीज़ है। प्राइवेट स्कूल में जो लोग अपना घर बेचने को तैयार थे कि भाई किसी भी तरह से सैलरी नहीं है, उधार लेके घर पे गहने बेच के भी बच्चों को पढ़ाएं, आज वो अपने बच्चों को शानदार फ्री एजुकेशन दिलवा रहे हैं। तो मुझे लगता है एक अच्छा एक हेल्दी सिचुएशन है इम्प्रूवमेंट की। अभी बहुत काम है जो कर रहे हैं। बिजनेस ब्लास्टर कार्यक्रम जो आपने स्कूलों में शुरू किया, इससे आप बच्चों के भीतर कितना फर्क देख रहे हैं और एम्प्लॉयमेंट में किस तरीके से जो यूथ अब आ रहा है, आपने जैसे कहा कई बच्चे बड़े हो गए, वो किस तरीके से? बिजनेस ब्लास्टर प्रोग्राम हमारा एक ऐसा प्रोग्राम था जो देश के अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या का बहुत बड़ा समाधान है। हमारा मानना है कि देश के सरकारी स्कूलों हो या गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल हो, हर जगह बच्चों को इस मानसिकता के साथ तैयार किया जाता है कि भाई तुम पढ़ लिख जाओ, अच्छे से पढ़ लिख जाओगे तो एक अच्छी सी नौकरी मिल जाएगी। मोटे तौर पे यही मानसिकता दी जाती है। कोई बच्चा योग संयोगवश बिजनेस करने लगे तो अलग बात है। मेरा मानना है कि एक बड़ी संख्या में बच्चों को मानसिक रूप से तैयार होना चाहिए कि वो अपना काम करेंगे, कोई बड़ा बिजनेस करेंगे या बिजनेस करेंगे और नौकरी मांगने की जगह नौकरी देने वाले बनेंगे। ये मानसिकता भी उसी एज से शुरू हो जानी चाहिए जहाँ एक अच्छी सी नौकरी का सपना दिया जाता है। उसको लेके हमने बिजनेस ब्लास्टर प्रोग्राम शुरू किया और आज मुझे खुशी है कि सरकार ने तो बच्चों को 2-2 हज़ार रुपये दे के ही कहा था कि भाई अपने अंदर के एक बिजनेसमैन को तलाशो, उसे तराशो। लेकिन वो होते होते आज ये स्थिति हो गई है कि मतलब करीब 200-300 ऐसे बच्चे हैं जो 4-5 साल के अंदर ही 1-1 लाख रुपए के टर्नओवर पे पहुंच गए हैं पिछले 1 साल में, और एक बच्चा तो 1.5 करोड़ रुपए के टर्नओवर पे पहुंच गया है पिछले 1 साल में। और लोग नए नए बिजनेस आइडियाज पे काम कर रहे हैं, उनके अंदर ये कॉन्फिडेंस आ गया है कि भाई मैं पढ़ लिख के नौकरी मांगने वालों की कतार में नहीं खड़ा हूँगा, मैं नौकरी देने वालों की कतार में खड़ा हूँगा। सर, चुनाव है, देश की राजनीति, भारत की खासतौर पर राजनीति मर्यादा वाली राजनीति कही जाती थी। आपने नामांकन भरा, उसके बाद कई पत्रिकाओं ने भी, कई पॉलिटिकल पार्टीज ने भी एक फोटो आपके सुपुत्र के साथ वायरल की और उन्होंने प्रश्न चिन्ह के साथ पूछा, निजी हमला एक तौर पर, कि आप सरकारी स्कूल कॉलेजेस बेहतर होने की बात कर रहे हैं लेकिन आपके सुपुत्र कनाडा जाके पढ़ाई कर रहे हैं, आपने 1.5 करोड़ का कर्ज लिया, किस बैंक से लिया? इस तरह की राजनीति को लेकर आप क्या समझते हैं और ये क्या मानसिक रूप से कमजोर करने वाली राजनीति है या राजनीति अब रसातल में जा रही है? देखो, वो उनकी समझ का स्तर है क्योंकि उनके पास लोगों के लिए कुछ प्लान तो है नहीं। मेरा ये कहना है कि ये लोग सवाल करते हैं और यही नहीं, एक जनरल सवाल भी उठता है कि भाई आपने सरकारी स्कूल अच्छे कर दिए तो कितने IAS के बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, कितने बड़े बड़े लोगों के बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं। ये एक तरीका है किसी स्कूल की प्रोग्रेस देखने का। मैं इसको दूसरे तरीके से देख रहा हूँ कि कितने बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ के बड़े हो गए। मैं ये देख ही नहीं रहा कि किसी IAS का बच्चा सरकारी स्कूल में आया कि नहीं आया, किसी मंत्री का बच्चा सरकारी स्कूल में आया कि नहीं आया। मैं इसको इस रूप में देखता हूँ कि मेरे स्कूल से निकल के, सरकारी स्कूल से निकल के कोई बच्चा गरीब का IAS बन जाए। मेरी कोशिश है कि एक रिक्शे वाले का बच्चा एक आर्मी का ऑफिसर बन जाए। मेरी कोशिश है कि एक गरीब परिवार में ठेली लगाने वाले का बच्चा, प्रेस करने वाले का बच्चा जाकर IIT में पढ़ना लगे। वो कह रहे हैं कि IITian का बच्चा सरकारी स्कूल में आया कि नहीं आया इससे हम तय करेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि प्रेस करने वाले का बच्चा अगर IIT में चला गया तो स्कूल सफल है। सर, अगला प्रश्न मेरा ये है कि इस नौकरी पर आते हैं, आप दिल्ली राज्य के उप मुख्यमंत्री रहे, आप ही का एक बजट सर, क्योंकि ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, कल बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र भाग 3 दिया तो उसमें कहा कि 50,000 सरकारी नौकरी और 20 लाख स्वरोजगार। आप संयोजक पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने भी कहा कि हमारी प्राथमिकता है इस बार अगर सरकार में आते हैं तो रोजगार। और सर 2022-23 में बजट पेश किया था और आपने कहा था ये नौकरी वाला बजट है, 20 लाख नौकरियां हम देंगे। सर, कितनी नौकरी आप दे पाए, कितने स्वरोजगार उत्पन्न हो पाए, क्योंकि दिल्ली के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट लगातार बढ़ता जा रहा है? देखो, इसीलिए हमने कहा कि बिजनेस ब्लास्टर जैसा प्रोग्राम शुरू करके हमने लाखों, मतलब करीब 3.5-4 लाख बच्चे 11वीं-12वीं में पढ़ते हैं हमारे साथ, लाखों बच्चों के मन में ये बीज डाला उनकी मानसिकता बदलने का कि भाई
अच्छी सी नौकरी ढूंढने मत निकलो, अच्छी सी नौकरी देने भी नहीं कर सकते हो, क्रिएट करने भी नहीं कर सकते हो। तो ये पूरा देश का एक तरह से पूरी दिल्ली का माइंडसेट चेंज हो रहा है। और केजरीवाल जी ने कोविड के समय में और कोविड के बाद जब मार्केट पूरी तरह से डाउन था, उसी वक्त जॉब्स को प्रायोरिटी देते हुए पूरी दिल्ली में 12 लाख जॉब्स क्रिएट किए थे। एजेंसीज, इंडस्ट्रीज सबके साथ मिलके नए 12 लाख जॉब मिले थे नए बेरोजगार लोगों को उस तरह उस वक्त। अब ये कह रहे हैं कि 2.5 करोड़ लोगों के लिए 50,000 रोजगार लेके आएंगे। 2.5 करोड़ की आबादी के लिए 50,000 रोजगार की बात कर रहे हो। आपको पता है आपकी सरकार नहीं आ रही है, तो आप कुछ झूठ तो बोलो तो ठीक से बोलो ना। झूठ भी बोलो, कोई झूठा सपना भी दिखाओ। आप जुमले मारते हो तो जुमले भी मारो तो ऐसे मारो ना जो लोगों को लगे यार कुछ अच्छा है। मतलब 2.5 करोड़ लोगों में से 50,000 लोगों को हम नौकरी देंगे, क्या बात कर रहे हैं सर? पूर्वांचल की काफी बातचीत हुई। मैंने आपके ही दल के कई वरिष्ठ नेताओं से पूर्व में भी बात की। आपसे मैं ये स्पेसिफिक सवाल इसलिए पूछना चाह रहा हूँ, आप शासन में रहे सर, उप मुख्यमंत्री रहे, कापासेड़ा बॉर्डर है सर बिजवासर क्षेत्र में। आप सर वहां पर कभी अगर आपको मौका मिले आप जाएं, 100-100 गज के प्लॉट में 20-20 कमरे बने हुए हैं 10 बाय 10 के, उसमें बिहार यूपी के कपड़ा उद्योग में काम करने वाले काफी लोग हैं। उनको बेहतर जीवन देने के लिए आप लोग क्या सोच रहे हैं सर? देखो, इसमें मुझे लगता है कि इसका वन लाइन आंसर नहीं हो सकता है। कुछ दिल्ली में जो आदमी है वो चाहे 100 गज के प्लॉट पे 12 लोग रह रहे हैं या 20 लोग रह रहे हैं, या 100 गज के प्लॉट पे एक आदमी रह रहा है, हमारी कोशिश उसको ये है कि एक डिग्निफाइड लाइफ यहाँ मिलती रहे। जो भी कहीं से दिल्ली में आके रह रहा है उसको बिजली फ्री मिलती रहे, उसको उसके परिवार के बच्चे अच्छे से पढ़ते रहें, उसको बीमारी हो तो मोहल्ला क्लिनिक से लेके सरकारी अस्पताल, और अब तो अरविंद जी ने कहा कि बुजुर्गों के लिए तो प्राइवेट अस्पताल में भी इलाज फ्री होना चाहिए, ये मिलता रहे। उसके बिजली के बिल ज़ीरो आते रहें या बहुत सस्ती, उत्तर प्रदेश इन सब के बिहार के मुकाबले उसको बिजली मिलती रहे। महिलाएं हैं तो अगर कहीं काम पे जा रही हैं तो उनको बस का किराया ना लगे। तो ये सारी चीज़ें हम उसकी ज़िंदगी में डिग्निटी लाने के लिए ही कर रहे हैं, और उसकी ज़िंदगी में थोड़ा सा एक ठहराव आ सके, एक स्थिरता आ सके, वो डरा हुआ ना रहे, बेचारा बन के ना रहे दिल्ली में, वो हम लोग कर ही रहे हैं। लेकिन इसका अल्टीमेट सॉल्यूशन तो यह है कि पूरे देश में शिक्षा का स्तर ऊपर उठाना पड़ेगा। सर किराएदारों की बात हुई, बहुत बड़ी आबादी किराए पे रहती है सर। मैं जब जमीन पर जाता हूँ, लोगों से बात करता हूँ, कई किराएदारों से भी मैंने बात की, मकान मालिकों से भी। तो सर जैसे कि मान लीजिए कि आप कभी कटवरिया सराय जाए या मुखर्जी नगर, तो किराए पे बिल्डिंगें हैं, मालिक के का 1 मीटर है, उसी से सबका बिल आता है। सर जब हम किराएदारों को फ्री बिजली पानी देने की बात कर रहे हैं तो वो प्रोसेस क्या होगा? क्या सर किराएदारों के लिए अलग से सरकार मीटर अलॉट्स करेगी? जो देखिए, हमने शुरू किया था इस चीज़ को पहले, उसमें और इसको स्टेप एक उठा के ये इंश्योर किया जाएगा कि किराए पे कोई रहेगा तो उसको अलग से मीटर देना ही पड़ेगा जी, उसके बिना उसका काम नहीं चलेगा, और वो फिर उसका फ्री होगा। 200 यूनिट तक का कई विधायकों के टिकट काटे, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। कई विधायक अब जो पूर्व मौजूदा विधायक है, जो पूर्व हो ही जाएंगे, वो अब वीडियो रिलीज कर रहे हैं कि हमसे 5 करोड़ मांगे, 10 करोड़ मांगे। मैं आपसे इसलिए पूछा क्योंकि आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जब मैं कवर कर रहा था तो आपने कहा था मैं उस कद में हूँ पार्टी में जो किसी की भी टिकट फाइनल करा सकते हैं, कह सकते हैं कि इनको यहाँ से लड़ा सकते हैं। सर क्या कारण है कि जिन विधायकों को आपने 10-10 साल मौका दिया सेवा करने का, आज वो इस तरह के आरोप लगा रहे हैं? देखिए, अगर मांगे गए थे तो तभी बोल देते, अब टिकट नहीं मिला उसके बाद बोल रहे हो तो आपकी सारी बात की क्रेडिबिलिटी वहीं खत्म हो जाती है। जब मांगे गए थे तभी बोल देते कि भाई मांगे जा रहे हैं इसलिए मैं पार्टी छोड़ रहा हूँ। जब किसी और को टिकट मिल गया उसके बाद अगर कोई कह रहा है तो उसकी इज्जत उसी में उतर जा रही है। बहुत सारे विधायक ऐसे हैं जो मानते हैं कि हाँ पिछले 10 साल में उनको लेके कुछ थोड़ा बहुत नेगेटिविटी हुई है या उनकी लोकप्रियता में कमी आई है, उन्होंने खुद अरविंद जी को जाके कह दिया कि भाई मुझे मत लड़ाइए, किसी और को टिकट दे दीजिए। तो उसमें उनकी डिग्निटी भी बनी है और वो पार्टी का अभिन्न हिस्सा है। पार्टी आगे उनको बहुत जिम्मेदारियां मतलब देगी, वो खुद पार्टी में आगे बहुत बड़ी जिम्मेदारियां निभाएंगे। वो मैच्योरिटी है। ये इमेच्योरिटी है कि भाई जब तक टिकट अनाउंस नहीं हुआ तब तक तो आप पोस्टर बांट रहे हो कि मेरा केजरीवाल ईमानदार है। अब मैं हंसता हूँ कई बार
कि जो ये इस तरह के वीडियो जारी करते हैं, उनकी विधानसभाओं में घूमता हूँ तो उनके सारे मेट्रो प्लस पे पोस्टर लगे हुए हैं, नीचे फोटो लगा हुआ है नेता का, मेरा केजरीवाल ईमानदार है। 4 दिन पहले तक तो आप दुनिया को गागा के ढोल बजा के बता रहे थे मेरा केजरीवाल ईमानदार है। जिस दिन टिकट अनाउंस हुआ उस दिन आप कह रहे हो नहीं केजरीवाल चोर है। तो आप ही की नीयत पर सवाल उठता है कि भाई या तो 4 दिन पहले आप सच थे या अब सच हो, इतना डबल कैरेक्टर किस लिए? सर अंतिम प्रश्न, क्या मैं दिल्ली के आने वाले मुख्यमंत्री से बात कर रहा हूँ या जंगपुरा मुख्यमंत्री के लिए मतदान करने जा रहा है? जंगपुरा एक विधायक चुनने जा रहा है जो जंगपुरा के विधायक के लिए काम करेगा, और पूरी दिल्ली मुख्यमंत्री चुनने जा रही है जिसमें जंगपुरा भी है, अरविंद केजरीवाल जी को। बहुत बहुत शुक्रिया सर बहुमूल्य समय देने के लिए। हमारे साथ थे दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी। फिर आपसे मुलाकात होगी नए कार्यक्रम में नए शख्स के साथ और जानेंगे दिल्ली का राजनीतिक माहौल क्या है। मैं राकेश मोहन सिंह, मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।